फ्रांस में सांसद कह रहे हैं नाटो छोड़ो। ब्रिटेन अमेरिका की डिफेंस कंपनियों की जांच कर रहा है। यूरोप कह रहा है कि हमें यूएस की जरूरत ही क्या है। मतलब साफ है, यूरोप अब अमेरिका की छाया से बाहर निकलना चाहता है। किसी ना किसी तरीके से मजीद उनकी मईशत को कमजोर किया जाए। और अगर आप देखें इस वक्त जो इंडियन रुपी है वो डॉलर के मुकाबले में ऑलरेडी तारीखी एतबार से बड़ी निचली सतह पे पहुंच चुका है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और चौथी बड़ी इकोनॉमी है, जिसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स, इसका पोटेंशियल मद्देनजर रखते हुए ये एग्रीमेंट भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान में 96% अशिया पर या तो टैरिफ बिल्कुल खत्म कर देगा या उसको बहुत कम कर देगा। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पब्लिकली ये बात बोली है कि इंडिया कैन बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन G7 एंड ब्रिक्स, और ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हम कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है कि एक पावर जो अलाइनमेंट है उसका रोड मैप भारत की तरफ किस तरह से तैयार हो रहा है। जरा सोचिए कि एक G7 जो ग्रुप है, वेस्टर्न अलायंस का ग्रुप, और वो यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे इकोनॉमिक जो हैवीवेट कंट्रीज है वो वहां पर हैं, और ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं और अपनी एक दांधली को लागू किया हुआ है पूरी दुनिया में। ना तो यूरोपीय यूनियन उससे महफूज है, ना मिडिल ईस्ट उससे महफूज है, ना अफ्रीका और जैसे कहते हैं कि ब्राजील उससे महफूज है, ना चीन और इंडिया और पाकिस्तान, ईरान उससे महफूज है। ऐसे में मेरे ख्याल है कि इस तरह के जो मैं ये कहूंगा कि कॉपरेशन या ग्रुप्स या जॉइंट वेंचर्स, ये अब आगे तेजी से बढ़ते जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि इसका क्या पोटेंशियल है, ये ग्लोबल इकोनॉमी में 25% तक कंट्रीब्यूट करेगा और इसकी क्या अहमियत है दोनों के लिए और पूरी दुनिया के लिए, इसी हवाले से हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर उर्वा इलाही और मेरे साथ मौजूद हैं हबीब अकरम और अकबर बाजवा। हबीब साहब, जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया, भारत 1.4 बिलियन अफराद पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी है, चौथी बड़ी इकोनॉमी भी है, और कह ये रहे हैं कि 2028 तक इसका पोटेंशियल है कि ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी और सबसे बड़ी लुक्रेटिव मार्केट। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में आज एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां पुराने दोस्त नए रास्ते तलाश रहे हैं। जिस यूरोप को कभी अमेरिका की शैडो कहा जाता था, वही यूरोप आज खुलकर अपने फ्यूचर ऑप्शंस देख रहा है। फ्रांस से लेकर यूके तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अमेरिका अब भरोसे के लायक है? और यहीं से कहानी में एंट्री होती है भारत की। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और टफ डिसीजंस लेने की हिम्मत ने भारत को सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि फ्यूचर पावर बना दिया है। सवाल यह है, क्या दुनिया का अगला सेंटर सच में इंडिया बनने वाला है? वो जब एग्रीमेंट करेगा एक 27 ममालिक पे मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन के साथ, तो क्या चेंज आएगा पूरी दुनिया में, क्या पोटेंशियल है इसका? देखिए, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है साउथ एशिया के लिए भी और खुद यूरोप के लिए भी। और इसका कॉन्टेक्स्ट दरअसल अमेरिका है कि अमेरिका ने जब टैरिफ स्लैब करना शुरू किए, वो जनाब मोदी जी ने ये नहीं किया, ये इन्होंने तेल खरीदा तो इस पे टैरिफ, उस पे टैरिफ, ग्रीनलैंड पे टैरिफ, ग्रीनलैंड के साथ वालों पे टैरिफ, जिन्होंने फौज भेज दी वहां पे टैरिफ, नेटो ने यूं कर दिया तो नेटो के मुल्कों पे टैरिफ। तो जब उन्होंने टैरिफ को एक हरबा बना लिया, एक हथियार बना लिया, तो उसके नतीजे में ये बिल्कुल लाजमी था, मंतकी था कि दुनिया ट्रेड का कोई दूसरा रूट ढूंढती, क्योंकि यूरोप सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का, और अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर खुद यूरोप है, और स्ट्रेटेजिक एक्चुअली ट्रेड है। वैसे तो ट्रेडिंग पार्टनर तो चाइना भी है, लेकिन अहम बात यह है कि वो स्ट्रेटेजिक अलाई है। तो वहां पर जब ट्रेड स्ट्रेटेजिक अलाइज के दरमियान नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि फिर तो यूरोप को किसी दूसरी तरफ देखना पड़ेगा, और सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बल्कि हिफाजत के लिए भी, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी। तो अब हम देख रहे हैं कि पूरे यूरोप के अंदर बशमूल बरतानिया, जो अगरचे ईयू का हिस्सा नहीं है लेकिन इस वक्त उनके साथ ही अलाइंड है, वो सारे लोग, कनाडा इवन, हम देख रहे हैं कि वो चाइना के साथ भी अपने ट्रेड के मामला सेटल कर रहे हैं, और साथ साथ वो भारत के साथ भी ट्रेड सेटल कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये खुद दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं, तो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी अगर इन्हें लिफ्ट नहीं करा रही या किसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ लगाए चले जा रहे हैं, तो इनका नेचुरल ऑप्शन 2nd और 3rd इकोनॉमीज बनती हैं। तो दूसरी इकोनॉमी, दूसरे नंबर पे इकोनॉमी चीन है, अब चौथे नंबर पे इंडिया है, और उसके बीच में अब जापान का दावा है कि वो है अभी तक। चलिए, जापान अभी कितनी देर रहता है ये भी पता चल जाएगा। माफ कीजिएगा। तो नेचुरली जब नंबर 1 आपके साथ काम नहीं कर रहा, तो नंबर 2 और नंबर 3 के साथ आप काम करेंगे। तो लिहाजा ये तो हिस्सा हो गया ट्रेड का। लेकिन इसके साथ हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो ट्रेड है वो एक्चुअली जो दुनिया में इस वक्त नया एक सिस्टम या ऑल्टरनेट सिस्टम विद आप यूं कहिए कि दुनिया में एक तरफ सिक्योरिटी का सिस्टम है जो जाहिर है टॉप पे है, चाइना ने एक ट्रेड का सिस्टम भी डेवलप कर लिया है, जो दोनों सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम और ट्रेड सिस्टम, ये किसी ना किसी दर्जे में ओवरलैपिंग है। जब ये ओवरलैप होते हैं तो कहीं फ्रिक्शन आ जाती है, लेकिन कहीं एक्चुअली एक दूसरे के मफादात इकट्ठे भी हो जाते हैं। अब आप जरा इस ट्रेड सिस्टम में आके देखते हैं, जो चाइना ओरिएंटेड ट्रेड सिस्टम है,
और अब उसमें उस ट्रेड सिस्टम में यानी ये भी दुनिया में एक लतीफ़ा है कि जो लिबरल इकोनॉमी थी जिसका सबसे बड़ा लंबरदार अमेरिका और यूरोप था, अमेरिका खुद उससे पीछे हट रहा है। WTO को सपोर्ट करने वाला अमेरिका था, फ्री ट्रेड को आगे चलाने वाला अमेरिका था, अब वो खुद पीछे हट रहा है, टैरिफ इस्तेमाल कर रहा है। तो दुनिया एक ऑल्टरनेट सिस्टम की तरफ जा रही है। और मजे की बात है, चीन जो लिबरल इकोनॉमी से बहुत दूर था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से बहुत दूर था, वो इसके करीब आ रहा है, जो दरअसल कम्युनिस्ट चाइना था। लेकिन एनीवे दूसरी तरफ जो ब्रिक्स है जिसमें इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया शामिल है, जब फ्रांस इंडिया को ये बोलता है कि तुम दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दोनों दुनिया को एक साथ कनेक्ट करने की शक्ति भारत को बोलना, ये अपने आप में बड़ा संकेत है कि भारत कितनी शक्ति और कितनी क्षमता की तरफ आगे बढ़ा है। दूसरी तरफ जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है, वो राफेल डील जो भारत और फ्रांस के बीच में जो होनी है, वो भी फाइनल होने की कगार पर है। तो आज की इस चर्चा में ये दोनों हम मुद्दे शामिल करेंगे। और एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा के लिए उमेश जी है। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम कंबल जी। जय सिया राम। उमेश जी, भारत के लिए इतना बड़ा ये एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए कि भारत जो है वो G7 और ब्रिक्स दोनों को कनेक्ट करने की क्षमता रखता है। इमैनुअल मैक्रोन ये ओपनली इस बात को कह रहे हैं कि किस तरह से इस बड़े स्टेटमेंट को देखा जाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत और जो फ्रांस है, दोनों के बीच में डिफेंस समझौता एक तरह से बढ़ता जा रहा है। अभी जो 114 मल्टी रोल्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील है, जो $22 बिलियन की डील है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस डील्स इन हिस्ट्री, वो होने वाली है दोनों कंट्री के बीच में। और जिस हिसाब से जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आ रही है, भारत ये 114 मल्टी रोल्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फ्रांस का जो डसॉल्ट एविएशन है उसके जो रफाल फाइटर जेट्स है उसको देने वाला है। और रफाल ने ऑलरेडी भारत के अंदर अपनी जो लैंड और अदर फैसिलिटीज उसने ऑलरेडी बना ली है। MRO फैसिलिटी भारत के अंदर ऑपरेशनल हो रही है। और ऊपर से भारत की कंपनी जो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, उसने फ्रांस के साथ, जो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन है उसके साथ ऑलरेडी एक करार कर दिया है, जब इसके अंदर जो बॉडी होती है रफाल फाइटर जेट की, जिसको फ्यूसलाज बोला जाता है, उसकी प्रोडक्शन भारत के अंदर होगी। और इसके अंदर कम से कम 60% जो है, जो रफाल फाइटर जेट्स भारत के अंदर बनेंगे, वो सारे कंपोनेंट्स जो प्रोक्योरमेंट होगा वो भारत के अंदर होगा। और इसके अंदर 90 जेट्स जो होंगे वो रफाल 4.5 जनरेशन जेट्स होने वाले हैं। और रिमेनिंग 24 जेट्स F5 वेरिएंट होंगे रफाल के, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। देखिए अमर जी, ये एक तरह से बताता है कि भारत और फ्रांस के बीच में द ग्रोइंग दोस्ती बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। एक और एक चीज आप ये देखिए, फ्रांस जो है नेक्स्ट ईयर G7 समिट का, इस साल के अंदर जो G7 समिट की प्रेसिडेंसी है वो फ्रांस के पास है। भारत के पास जो है ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है। अब सोचिए, जो वेस्टर्न ब्लॉक्स के अंदर इतने सारे एनिमोसिटी है, जहां पर द एंटायर G6 और G7 जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट करता है, और ब्रिक्स के अंदर रशिया है, उसके अंदर इंडिया का जो रिलेशन है रशिया के साथ सही है, वहां पर इंडिया इज बीइंग आस्क्ड टू एक्ट एज द पॉसिबल मीडिएटर बिटवीन ब्रिक्स एंड G7। एक ऐसी बात है कि ब्रिक्स, जो यूरोप जो चाहता है वो शांति चाहता है विद रशिया, और उसको समझ में आ गया कि रशिया से एक तरह से वो अभी compete नहीं कर सकता। और पुतिन ने भी बोल दिया है कि हमारी जो ऑर्शनिक मिसाइल्स है, यूरोप का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसको एक तरह से रोक नहीं सकता। क्लियर कट वार्निंग और चेतावनी दे दी है। और सेकेंड एक और एक चीज है, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक तरह से हमेशा डबल गेम खेलते जा रहे हैं अमेरिका के ऊपर। फ्रांस को भी भरोसा नहीं है। फ्रांस ने यहां तक बोल दिया कि अमेरिका जो है मल्टीलैटरल अरेंजमेंट से बाहर हो चुका है, और उसको मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स की कोई पड़ी नहीं है, और वो आइसोलेशनिस्ट हो रहा है और अमेरिकन इंटरवेंशन, अमेरिकन हिजीमनी प्रैक्टिस कर रहा है। कहीं ना कहीं फ्रांस को लग रहा है कि अमेरिका जो है रशिया के साथ मिलकर यूरोप को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये बात मैंने बहुत बार टाइम से बोल रहा हूं, और आज फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोल दिया है कि जैसे रशिया यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट के लिए कर रहा है, जो अमेरिका है ग्रीनलैंड के ऊपर जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इसके कारण नेटो और बहुत सारे जो इंटरनेशनल अलायंसेस है वो रिस्क पे आ चुके हैं। अगर पिछले कुछ सालों की ग्लोबल पॉलिटिक्स को ध्यान से देखें तो साफ दिखता है कि पावर बैलेंस तेजी से शिफ्ट हो रहा है। पहले अमेरिका और उसके अलायंसेस को अनटचेबल माना जाता था, लेकिन अब वही अलायंसेस सवालों के घेरे में हैं। नेटो जैसे ग्रुप्स, जो कभी यूनिटी की मिसाल थे, आज इंटरनल डिबेट्स और डिससैटिस्फैक्शन से गुजर रहे हैं। कई यूरोपियन देशों को लगने लगा है कि अमेरिका अब पार्टनर से ज्यादा अपने फायदे को प्राथमिकता देता है, चाहे नुकसान किसी भी क्लोज एलाई को क्यों ना उठाना पड़े। इसी अनसर्टेनिटी ने यूरोप को नए भरोसेमंद साथी की तलाश में खड़ा कर दिया है।
यहीं पर भारत एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनकर उभरता है। इंडिया न किसी के प्रेशर में झुकता है, न किसी ब्लॉक का ब्लाइंड फॉलोअर बनता है। चाहे ट्रेड हो, डिफेंस हो या डिप्लोमेसी, भारत अपनी टर्म्स पर बात करता है। हाल के वर्षों में इंडिया ने साफ दिखा दिया है कि वह सिर्फ इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग पावर भी है। जब टेरिफ्स, सैंक्शंस और ग्लोबल प्रेशर का दौर आया, तब भी इंडिया ने अकेले खड़े होकर निगोशिएट करना चुना। फ्रांस जैसे देश ओपनली ये मानने लगे हैं कि फ्यूचर पार्टनरशिप्स सिर्फ इमोशनल अलायंसेस पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिकेंगी। इंडिया की डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ, इनोवेशन कैपेसिटी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसे अनअवॉइडेबल बना देती है। यही वजह है कि यूरोप के कई देश अब इंडिया को सिर्फ मार्केट नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक पिलर की तरह देखने लगे हैं। दूसरी तरफ जैसे जैसे अमेरिका अपने पार्टनर्स पर टफ होता जा रहा है, वैसे वैसे कंट्रीज ऑल्टरनेटिव लीडरशिप की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। चाइना पर ऑलरेडी ग्लोबल सस्पेशन है, इसलिए जो नेशन रियल रेजिस्टेंस और बैलेंस दिखा रहा है वो इंडिया है। आने वाला समय अलायंसेस का नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और इक्वल पार्टनरशिप का है। और इस बदलती वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया सिर्फ हिस्सा नहीं, डायरेक्शन तय करने वाला कंट्री बनता दिख रहा है।